हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वन शॉट साइंस, जहां हम हर चैप्टर को केवल एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करते हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ा था। अब हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कोई एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है तो उसका पता कैसे लगाया जाए, और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। भाई हमारे को दिया गया जो एसिड या बेस का सॉल्यूशन है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बारे में पता कैसे लगाएंगे, इसके बारे में हमें सीखना है। तो देखिए, हम इसके लिए करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का प्रयोग। यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर, हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं टू फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, एसिड की या बेस की स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर होता है सेवरल इंडिकेटर का, मतलब कि बहुत सारे इंडिकेटर लिए, उन्हें मिक्स करा, मिक्स करने के बाद जो एक इंडिकेटर बना उसे हम क्या कह रहे हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। इट शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। भाई ये क्या करता है कि सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है उसके हिसाब से कलर देगा। अगर हमारे हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा हैं तो कलर वो अलग तरीके का देखता है, अगर बहुत कम है तो अलग तरीके का कलर शो करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर शो करता है डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर शो करता है एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर। समझ गए? अगर जैसे एक हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक हमारा वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो ये जो कलर शो करेगा लगभग रेड कलर शो करता है। अब एक वीक एसिड है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये ऑरेंज और येलो टाइप का कलर शो करता है। आगे इसके बाद बात करते हैं पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल क्या होता है? भाई अगर हमें सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या करनी है? नापनी है, मेजर करनी है, तो भाई मेजर करने के लिए एक स्केल की आवश्यकता होती है, उसी को क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है उसे मेजर करने के लिए जिस स्केल का इस्तेमाल करते हैं उसे पीएच स्केल कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो पीएच वर्ड है, इस पीएच का मतलब क्या होता है? ये जो पीएच स्केल में पीएच है, इसका मतलब क्या है? ये होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच की फुल फॉर्म अगर बात करें तो क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होती है। और इसमें पीएच में पी क्या है? पी स्टैंड फॉर पोटेंस। पी स्टैंड करता है पोटेंस को, जर्मन भाषा में जिसका मतलब है पावर, शक्ति या ताकत। ठीक है, पीएच में पी जो है उसका मतलब पोटेंस है, जिसे जर्मन भाषा में शक्ति या ताकत कहते हैं। अब देखिए आगे, अब पीएच के कुछ वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए पीएच की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 7, अगर पीएच की वैल्यू 0 और 7 के बीच में है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। अगर पीएच की वैल्यू एग्जैक्ट 7 है, 7 है, तो हमारा जो होगा वो न्यूट्रल होगा। अगर पीएच की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 7 है, ठीक है, या फिर अगर हम कहें बिटवीन 7 एंड 14 है, तो ये कैसे नेचर का होगा सॉल्यूशन? बेसिक नेचर का होता है। समझ गए? तो देखिए यहाँ पे ग्राफ शो करा गया है, वो समझिएगा। तो अगर हम इस ग्राफ के अंदर देखें तो भाई 0, 7 और 14 ये क्या दे रखे हैं? पीएच दे रखे हैं। तो ये ग्राफ है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के बीच। देखिए 0 पीएच और 7 पीएच और 14, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब पीएच 0 है तो हमारी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। भाई जितना ज़्यादा एरिया यहाँ पे होगा उतना हाइड्रोजन आयन है, तो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कम है। और जैसे जैसे पीएच हमारी बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे आप देखोगे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जा रही है। भाई एरिया जो है वो कम होता चला जा रहा है। और यहाँ पे अगर हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन देखें तो वो हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। अगर हमारी 7 से
देखिए इधर की तरफ चल रहे हैं 0 की तरफ, तो एसिडिक नेचर है क्योंकि हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है इधर हाइड्रोक्साइड आयन की तुलना में। और 7 से 14 की तरफ चलेंगे तो वहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा है H पॉजिटिव की तुलना में, तो यहाँ पे बेसिक नेचर होता है। इधर की तरफ हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ रहे हैं और इधर की तरफ हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि अगर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन जितना ज़्यादा होता है, या हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन तो कैसा एग्जिस्ट करता है, H2O के साथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हमने पढ़ा था। तो देखिए अगर हाइड्रोनियम आयन की मात्रा ज़्यादा है, अगर हाइड्रोनियम आयन की मात्रा ज़्यादा होगी तो पीएच उतनी ही ज़्यादा कम होगी, लोअर पीएच उतनी ही ज़्यादा हमारी कम होती है। अब देखिए एनसीईआरटी में एक टेबल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, लगभग 10 के करीब, और हमें बतानी है कि उनमें से कब एसिडिक है, कौन सी बेसिक है, इस चीज़ के बारे में हमें बताना है। तो उनमें से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सलाइवा बिफोर मील, मतलब हम जो लार होती है भोजन करने से पहले, हमने भोजन नहीं करा उससे पहले लार कैसी नेचर की होगी, एसिडिक होगी या बेसिक होगी, तो वो होती है बेसिक नेचर की। कैसी होती है, बेसिक नेचर की होती है। सलाइवा आफ्टर मील, हमने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद सलाइवा कैसी हो जाती है, ये हो जाती है एसिडिक नेचर की, एसिडिक। लेमन जूस, भाई नींबू पानी जो होता है, अब उसमें होता है लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड, अब एसिड है तो सीधे सीधे कैसी नेचर हो गई, एसिडिक नेचर हो गई। कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक, तो ये क्या होती हैं, सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो ये है कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, ये क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स। तो कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक में क्या करा जाता है कि हम इसमें हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं, मतलब कि अब जब CO2 में CO2 H2O में घुलती है तो ये क्या बना लेती है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड बना लेती है। क्या बना लेती है, कार्बोनिक एसिड बना लेती है, और इसी वजह से इसका नेचर कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। टैप वाटर, ठीक है, जो सिंपल टंकी से पानी आ रहा है वो कैसी नेचर का होता है, वो होता है न्यूट्रल। कैसा होता है, वो हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद अब और भी, जैसे कॉफ़ी हुआ, कैरेट जूस हुआ, ये भी दे रखे, तो ये कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको समझनी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे हमसे पूछा जाता है कि गैस्ट्रिक जूस की पीएच कितनी होती है, गैस्ट्रिक जूस, इसकी पीएच के बारे में बात करते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है कि हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड है, उन गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक जूस निकलता है जिसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो इसकी जो पीएच होती है वो लगभग हमारी अप्रॉक्स होती है 1.2 के करीब। कितनी होती है, लगभग 1.2 के करीब होती है। क्यों, क्योंकि हमारे गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अब इसके बाद बात करते हैं लेमन जूस। लेमन जूस मतलब कि जो नींबू का रस है उसकी पीएच हमारी कितनी होती है, तो इसकी पीएच हमारी लगभग होती है 2.2 के समथिंग। तो कितनी होती है, लगभग 2.2 के समथिंग इसकी पीएच हमारी होती है। इसके बाद बात करते हैं प्योर वाटर एंड ब्लड, एकदम शुद्ध पानी या फिर हमारा जो ब्लड है, खून है, उसकी पीएच कितनी होती है, तो इसकी पीएच हमारी होती है लगभग 7.4 के करीब। कितनी होती है, 7.4। मीन्स वो कैसी नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसकी पीएच हमारी लगभग होती है 10 के बराबर। तो मतलब ये कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। अब इसके बाद एसिड, एसिड को दो में कैटेगराइज करा गया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, ये वो एसिड होते हैं जो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस। तो अगर कोई एसिड बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कैसी नेचर का है, तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वीक एसिड कौन से होंगे,
ये प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो थोड़ी सी मात्रा में हाइड्रोजन आयन थे वो हमारे वीक एसिड कहलाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे? ये होते हैं प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन, जो बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस, और जो थोड़ी सी मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वीक बेस। प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, ये थोड़ी सी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो क्लियर है? तो आगे समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो हमारी रोजाना की जिंदगी में, रोजाना की लाइफ में पीएच का क्या महत्व है, इसके बारे में अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले, आर प्लांट एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? क्या पेड़ पौधे और जानवर पीएच सेंसिटिव होते हैं? हाँ, पेड़ पौधे और जानवर ये पीएच सेंसिटिव होते हैं, पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। देखिए, यस, होते हैं। ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो वर्क करती है एक निश्चित पीएच रेंज में। वो कितनी है? 7 to 7.8 अगर पीएच रेंज है तो हमारी जो बॉडी है वो काफी अच्छे से वर्क करती है। आवर बॉडी वर्क विद इन pH रेंज ऑफ 7 to 7.8, मतलब अच्छे से वर्क करने के लिए बॉडी को पीएच रेंज कितनी होनी चाहिए? 7 से 7.8 के करीब होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब आता है एसिड रेन। ये कई बार पूछा गया कि एसिड रेन कब माना जाता है? अगर रेन वाटर की पीएच लेस देन 5.6 है तो हम उस रेन को क्या कहेंगे? एसिड रेन कहेंगे। व्हेन, जब पीएच ऑफ रेन वाटर, जब रेन वाटर की जो पीएच है कितनी हो? लेस देन 5.6। जब रेन वाटर की पीएच 5.6 से कम होती है तो हमारी रेन कैसी नेचर की होती है? एसिडिक नेचर की होती है। अब देखिए, छोटा सा नोट है, ध्यान से समझिएगा। तो जो हमारा वीनस प्लैनेट है, भाई हमारा एक प्लैनेट है जिसका नाम है वीनस, उसका जो एटमॉस्फेयर होता है ना, उसमें येलोइश कलर के क्या है? क्लाउड्स हैं, बादल हैं। और वो बादल किसके हैं? वो बादल हैं हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के। याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर ऑफ, देखिए हम लिखते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, जो हमारा वीनस ग्रह है उसका जो एटमॉस्फेयर है इज मेड अप ऑफ थिक, मतलब कि वो बना हुआ होता है बहुत ज़्यादा मोटे, वाइट एंड येलोइश क्लाउड, वाइट एंड येलोइश, भाई पीले रंग के और हल्के हल्के सफ़ेद रंग के क्लाउड्स हैं। और जो किसके होते हैं? ऑफ H2SO4, जो सल्फ्यूरिक एसिड के होते हैं। समझ गए? तो हमारा जो वीनस का एटमॉस्फेयर है वहां वो बना है थिक वाइट और येलोइश क्लाउड से, जो सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड हैं। अब इसके बाद पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच के बारे में समझना है। तो भाई देख, ध्यान से समझो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, भाई स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है उससे निकलता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं, एक होती है पेप्सिन, एक होता है म्यूकस, एक होता है HCl। तो उस HCl की वजह से ही हमारा जो स्टमक है वो कैसा होता है? एसिडिक नेचर का, सॉरी स्टमक जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। तो कभी कभी क्या होता है, इनडाइजेशन के कारण, अपच की क्रिया की वजह से बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है? एसिड निकल जाता है, रिलीज हो जाता है, जिस वजह से एक बीमारी हो जाती है, थोड़े से समय की रहती है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। तो एसिडिटी क्या होता है वो समझो। ड्यूरिंग इंडाइजेशन, इंडाइजेशन के दौरान, अपच के दौरान स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। तो स्टमक क्या करता है? बहुत अधिक मात्रा में एसिड प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन, जिस वजह से पेन होता है, इरिटेशन होने लगती है। अब एसिडिटी से हमें क्या करना है? छुटकारा पाना है।
तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एंटासिड्स का यूज करते हैं। ठीक है, इससे छुटकारा पाने के लिए, टू गेट रिड, रिड का मतलब छुटकारा पाने के लिए, वी यूज, हम इस्तेमाल करते हैं एंटासिड्स। अब एंटासिड क्या करते हैं, ये जो एक्सेस एसिड होता है उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं मोस्टली। ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या होता है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा क्या होता है, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। ये कैसा होता है, ये एक बेसिक नेचर का होता है, लेकिन बेस कैसा है, काफी हल्का बेस है। ये हमारा माइल्ड बेस होता है, माइल्ड बेस, एक हल्का बेस होता है। इसका इस्तेमाल किस में करा जाता है, एसिडिटी में इसका इस्तेमाल करा जाता है, यूज्ड इन एसिडिटी। तो यहां तक क्लियर है। थर्ड पॉइंट है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, इसका मतलब क्या है कि हमारे जो दांत हैं वो सड़ते हैं। किस वजह से खराब होते हैं दांत हमारे, पीएच चेंज के कारण हमारे दांत खराब हो जाते हैं। तो उनके बारे में सीखते हैं। तो देखिए, पीएच ऑफ माउथ, जब माउथ की पीएच लेस देन 5.5, भाई जब पीएच 5.5 से कम होती है तो उस समय क्या होता है, टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, जब माउथ की पीएच 5.5 से कम होती है तो उस समय टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। हमारे जो टीथ होते हैं, टीथ में दो लेयर पाई जाती है, एक इनेमल की और एक डेंटाइन की। तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो किसकी होती है, इनेमल की होती है। और इनेमल जो है वो हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है। इस पर आपका क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट मटेरियल क्या है, तो इनेमल है। तो इनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी, हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट पदार्थ होता है। मेड ऑफ, ये बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अभी कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या होता है, ये जो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट नाम का सॉल्ट है, उस सॉल्ट की क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होती है उसे क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इनेमल होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट की। और ये कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है जब हमारे माउथ की पीएच लेस देन 5.5 हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये आया कि माउथ की पीएच इतनी कम हुई कैसे, इसके पीछे का रीज़न समझते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि हमने जो भोजन खाया उसमें शुगर के और जो फूड के पार्टिकल थे वो क्या हो जाते हैं, हमारे दांतों में चिपक जाते हैं। भाई हमने भोजन खाया, दांतों में फूड वगैरह के पार्टिकल चिपक गए, तो उन्हीं शुगर और फूड पार्टिकल पे बैक्टीरिया करते हैं वर्क। और इन पे किसने वर्क करा, बैक्टीरिया ने। और इन्हें किस में कन्वर्ट कर देते हैं, समझिए, शुगर और फूड पार्टिकल पे वर्क करते हैं और प्रोड्यूस कर देते हैं एसिड। और उसी एसिड की वजह से पीएच चली जाती है 5.5 से कम, प्रोड्यूस एसिड इन माउथ, और इसी वजह से पीएच 5.5 से कम चली जाती है। प्रिवेंशन, भाई इसे बचा कैसे जाए, जब भी खाना खाओ उसके बाद आपको क्या करना है, टूथपेस्ट से दांत साफ कर लेने हैं। ठीक है, क्लीन माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, भाई भोजन करा, भोजन करने के बाद अपने मुंह को साफ कर लीजिए, कुल्ला कर और ब्रश कर लीजिए। ठीक है, और एक और चीज़, अगर हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल भी करें
तो कैसे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए? बेसिक नेचर के टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें ताकि वो जो बेस है वो माउथ के एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। तो हमें क्या करना है? यूज बेसिक टूथपेस्ट। तो क्लियर है भाई, हमारे माउथ की अगर हम बात करें, मतलब जो पीएच चेंज होता है वो टूथ डिके का कारण होता है। जैसे ही माउथ की पीएच 5.5 से कम होती है टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है इनेमल, जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। कोरोड कब होता है? 5.5 पीएच से कम होता है। पीएच कम होने का कारण जो हम भोजन खाते हैं उनमें से जो थोड़ा बहुत भोजन हमारे दांतों में चिपक जाता है, उस शुगर और फूड पार्टिकल पर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और माउथ में प्रोड्यूस कर देते हैं एसिड को। इससे बचने का तरीका क्या होता है कि जैसे ही खाना खाएं उसके बाद अपने मुंह को साफ करें और बेसिक टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। सेल्फ डिफेंस मतलब देखिए, जो एनिमल और प्लांट होते हैं वो अपनी सुरक्षा करते हैं किसकी सहायता से? कुछ केमिकल्स की हेल्प से करते हैं ऐसा। तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए, जो हमारी आंट होती हैं मतलब चींटियाँ, जो बी होती हैं मतलब कि मधुमक्खियाँ, एंड नेटल लीव्स, ये क्या है? ये एक प्रकार का पौधा है, उसकी पत्तियों के बारे में कह रहे हैं, नेटल लीव्स। तो इन तीनों में आपको याद रखना है कि इन तीनों के अंदर एक ही तरीके का एसिड प्रोड्यूस होता है भाई, एक ही तरीके का केमिकल प्रोड्यूस होता है जो कि एसिडिक नेचर का, सिंपल कहूँ तो इसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, या फिर हम इसे मीथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं, मीथेनोइक एसिड। और इसका हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है HCOOH। भाई जैसे ही किसी को आंट ने काटा, मधुमक्खी ने काटा, या फिर नेटल लीव से उसका हाथ लग गया, क्योंकि उसके ऊपर छोटे छोटे बाल टाइप के होते हैं जो कि कांटे की तरह एक्ट करते हैं नेटल लीव के ऊपर, तो हमारे शरीर में क्या होगा भाई? फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड रिलीज कर दिया जाएगा। अब जैसे ही ये रिलीज होता है तो इससे क्या होता है? पेन होता है, इरिटेशन होती है, और साथ में यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन भी होने लगती है। ठीक है, तो ये फॉर्मिक एसिड क्या करता है? कॉज पेन, भाई दर्द होता है, एंड इरिटेशन, और साथ में इरिटेशन होती है, एंड प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन, और जलन भी होने लगती है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जो नेटल लीफ है उसकी एक ट्रेडिशनल रेमेडी होती है जिसे डॉग प्लांट कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ट्रेडिशनल रेमेडी क्या है? नेटल लीव्स के केस में ट्रेडिशनल रेमेडी का मतलब पारंपरिक उपचार, डॉग प्लांट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम क्या करें कि जहाँ पे मधुमक्खी ने काट लिया, या उसने चींटी ने काट लिया, या फिर हमारी नेटल लीफ छुप गई, उस एरिए पर अगर हम माइल्ड बेस को रगड़ते हैं तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो यूज़ ऑफ माइल्ड बेस, अगर हम माइल्ड बेस का इस्तेमाल करते हैं ऑन स्टंग एरिया, उस क्षेत्र में जहाँ पे मधुमक्खी ने काटा है, डंक मारा है, या फिर अगर हम कहें तो चींटी ने काटा है, गिव रिलीफ, तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है, काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टेबल 2.3 की। तो एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है जिसमें हमें कुछ चीज़ें और उनके अंदर पाए जाने वाले एसिड के बारे में बताया गया है। तो उसके लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। अब वो शॉर्ट ट्रिक है, वो अगर औरों से तुम्हारी तारीफ करे। ठीक है, पहली लाइन तो देखिए कैसे है। वी से याद रखेंगे विनेगर, माने सिरका। ठीक है, उसमें क्या होता है? ए से एसिटिक एसिड,
तो विनेगर में क्या पाया जाता है? एसिडिक एसिड पाया जाता है। औरों से ऑरेंज और शेष है सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तुम्हारी तारीफ। ठीक है, तो इससे आ जाएगा टेमेरिंड। ठीक है, और इससे आ जाएगा कौन सा एसिड होता है टेमेरिंड के अंदर? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद तो सुन लेना लेकिन। ठीक है, तो से आ जाएगा टी से टमाटो और ओ से ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड। सुन, एस से आ जाएगा श्योर मिल्क, मतलब कि जब दूध खट्टा हो जाए उस समय की बात कर रहे हैं। एल से आ जाएगा लैक्टिक एसिड। श्योर मिल्क में कैसा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड हमारा पाया जाता है। इसके बाद बात करें लेमन। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद अपनी सुई सी जुबान मत खोलना। सुई मतलब निडल, निडल से। ठीक है, देखो ए से तो आ जाएगा आंट, चींटी। निडल से याद रखेंगे नीटल, लीव्स। ठीक है, क्लियर है? अब सी, ये होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड मतलब कि सिंपल अगर मैं बताऊं तो लेमन के अंदर हो जाएगा सिट्रिक एसिड, बाकी जो बचे हुए दो हैं उनके अंदर हो जाएगा मत से मेथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड। क्लियर है यहां तक? तो याद रखिएगा, एक यहां से भी कई बार आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टेमेरिंड में टार्ट्रिक एसिड होता है। ठीक, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड, खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है, या फिर दही में पूछे तब भी लैक्टिक एसिड बताएंगे। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड और आंट और नीटल लीफ के अंदर मीथेनोइक एसिड हमारा पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मोर अबाउट सॉल्ट। अब हम सॉल्ट के बारे में और ज़्यादा जानना है। ठीक है, अब हमारा चैप्टर वैसे खत्म होने की ही कगार पर है, थोड़ा सा बचा, तो ध्यान से समझाओ। तो मोर अबाउट सॉल्ट एक्टिविटी 2.13 देखिएगा। तो इसमें क्या करना है कि हमारे को सॉल्ट को ना उनकी फैमिलियों में बांटना है। तो इसके बारे में अब हम सीखेंगे कौन सा सॉल्ट कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो देखिए, अगर हम एक सॉल्ट लें नॉर्मली, जैसे कि हमने ये लिया K2SO4, इसका नाम क्या है? पोटेशियम सल्फेट। इस सॉल्ट का नाम क्या है? पोटेशियम सल्फेट इस सॉल्ट का नाम है। तो भाई इस सॉल्ट के दो हिस्से हैं, जब ये टूटेगा तो K पॉजिटिव बनाएगा और एक SO4 डबल नेगेटिव बनेगा। ठीक है, एक बनेगा K पॉजिटिव और एक बनेगा SO4 डबल नेगेटिव, दो तरीके के आयन बनेंगे। तो इसमें जो पॉजिटिव हिस्सा होता है उसे कहते हैं पॉजिटिव रेडिकल। तो इससे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव रेडिकल। ठीक है, और ये नेगेटिव वाले को कहते हैं हमारा नेगेटिव रेडिकल। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल के आधार पर ही इन्हें फैमिली में बांट देते हैं। अगर मान लो किसी का पॉजिटिव रेडिकल सेम है तो वो एक फैमिली के माने जाएंगे, किसी का नेगेटिव रेडिकल सेम है तो वो सेम फैमिली के माने जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे ये क्या, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो सब में क्या लग रहा है? SO4 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 लग रहा है, सब में सल्फेट है। इसका मतलब कि ये सभी कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? सल्फेट सॉल्ट की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये हो जाएगा फैमिली ऑफ सल्फेट सॉल्ट। ठीक है, ये सल्फेट सॉल्ट की फैमिली है। अब अगला देखो, NaCl, NaNO3, Na2CO3, इन सभी में सोडियम है, तो ये क्या हो जाएगा? फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। ये सोडियम सॉल्ट की फैमिली होगी। अगला देखो, NaCl सोडियम क्लोराइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। इन्हें देखेंगे तो इनमें दोनों में क्लोराइड है, मीन्स ये क्या है? फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट।
ये क्लोराइड सॉल्ट की फैमिली हो जाएगी। समझ गए? मतलब कि अगर सेम टाइप के पॉजिटिव रेडिकल हैं तो वो सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे, अगर सेम टाइप के नेगेटिव रेडिकल हो गए तो वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक, याद रखिएगा। अब बात करते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट्स की। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आपका आया है, तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को आपको समझना है, बहुत सिंपल टॉपिक आपका ये रहेगा। तो देखिए ध्यान से समझो। तो पीएच ऑफ सॉल्ट, भाई ये जो सॉल्ट होते हैं ये भी कई तरीके के होते हैं भाई, जैसे एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल। ठीक है, अब इन सॉल्टों की भी पीएच होती है, जब हम उन्हें पानी में घोलने के बाद टेस्ट करते हैं तो कुछ पीएच आती है, तो उसी के बारे में हमें पता करना है। तो देखिए पीएच ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट्स की पीएच के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखो कि कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड की श्रेणी में कौन कौन आ रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक एसिड एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी किस में आते हैं? वीक बेस की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस हो जाए वीक, देखिए ध्यान से समझिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर वीक बेस के साथ कॉम्बाइन होकर के सॉल्ट बनाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर वीक बेस के साथ कॉम्बाइन होकर सॉल्ट बना रहा है तो भाई कौन स्ट्रॉन्ग है? एसिड, तो सॉल्ट भी कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट। और एसिडिक सॉल्ट है भाई, एसिड की पीएच क्या होती है? लेस देन 7 होती है, तो यहाँ पे जो पीएच हो जाएगी सॉल्ट की वो लेस देन 7 में आ जाएगी। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो सॉल्ट कैसा बनेगा? एसिडिक बनेगा। अब देखिए अगला पॉइंट, अगर मान लीजिए वीक एसिड हो जाए और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए तो कैसा बनेगा भाई? तो हमारा बनेगा बेसिक सॉल्ट। कैसा बनेगा? बेसिक सॉल्ट, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग था। तो पीएच कैसी हो जाती है भाई? बेस की पीएच मोर देन 7 होती है, तो यहाँ पे 7 से ज़्यादा हो जाएगी। अगर मान लीजिए दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो जाएं, स्ट्रॉन्ग एसिड हो प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो इस केस में क्या होता है कि हमारा न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। कैसा बनता है? न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, और इसकी पीएच कितनी होती है? वो 7 के बराबर ही रहती है। समझ गए? तो मीन्स अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो एसिडिक बनेगा, पीएच 7 से कम। वीक एसिड के साथ अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट, पीएच 7 से ज़्यादा। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है और पीएच 7 के बराबर होती है। अब देखिए एक्टिविटी 2.14, अब इसमें हमें करना क्या है? हमें इन सॉल्टों की नेचर बतानी है कि एसिडिक हैं, बेसिक हैं, और साथ में इनकी पीएच के बारे में भी बताना है। तो देखो कैसे बताएंगे, बहुत ध्यान से सीखिएगा, बहुत सिंपल चीज़ है। देखो भाई, अब पहले देखा हमने Na और Cl, तो इसमें हमें एसिड और बेस पता करने हैं। भाई Na, तो ये हमारा बेस को बताएगा। सो जो शुरुआत वाली चीज़ है वो किसको बताएगी? बेस को। क्या बेस कौन सा है भाई? Na, तो Na मतलब कि हमारा NaOH, बेस क्या हो जाए, सॉरी बेस हमारा क्या हो जाएगा? NaOH, तो बेस हो गया। अब Cl तो भैया HCl में आ रहा है, और तो एसिड हो गया हमारा HCl। अब देखिए दोनों कैसे हैं, NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जब दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं तो सॉल्ट कैसा बनता है? न्यूट्रल बनता है। तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, और पीएच कितनी हो जाएगी? इज इक्वल टू 7। पीएच कितनी हो जाएगी? 7 के बराबर हो जाएगी। अब देखिए अगला KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखिए K और NO3, तो भाई K का मतलब KOH, तो हमारा बेस क्या है? KOH है। NO3 किस में होता है? HNO3, नाइट्रिक एसिड, मतलब एसिड कौन सा? HNO3। अब हम फिर से देखें तो KOH भी स्ट्रॉन्ग है और HNO3 भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग है। अब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो फिर से हमारा न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, और पीएच कितनी बनेगी? 7 के बराबर बनेगी। क्लियर? अब बात करते हैं AlCl3। देखिए भाई Al और Cl3, तो Al मतलब कि इसमें बेस हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड,
AlOH का होल थ्राइस। Cl मतलब एसिड कौन सा हो जाएगा, HCl। अब आप देखो भाई एसिड तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस जो है ना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वो वीक है। अब वीक बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो एसिडिक सॉल्ट बनता है। तो कैसा सॉल्ट बनता है, एसिडिक सॉल्ट बनता है। पीएच कैसी होती है, लेस देन 7 होती है। कैसी होती है, लेस देन 7 रहेगी। क्लियर। अब बात करते हैं ZnSO4 जिंक सल्फेट। तो भैया Zn, तो Zn से पता चली बेस हमारा क्या हो जाएगा, ZnOH का होल ट्वाइस जिंक हाइड्रोक्साइड। और SO4 मतलब एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो भाई देखेंगे फिर से, तो ये तो वीक बेस है और एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो मीन्स हमारा एसिडिक सॉल्ट बनेगा फिर से, और पीएच लेस देन 7 ही रहेगी इसकी। अब CuSO4 अगर हम देखें तो कॉपर, तो भैया Cu हमारा ये ना वीक में, तो बेस हो जाएगा CuOH का होल ट्वाइस, ये तो बेस हो गया इसका। एसिड देखेंगे SO4 से पता चल रही है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड होगा। अब देखो भाई ये तो वीक बेस है और एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो फिर से एसिडिक और पीएच लेस देन 7 रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो CH3COONA, इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट। क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट। तो भाई देखो यहाँ पे CH3COO, तो ये एसिड के हिस्से को बताएगा। CH3COOH क्या एसिटिक एसिड की रिएक्शन हो रही है, Na से पता चल रही है बेस हमारा है NaOH। तो भाई देखो CH3COOH एक वीक एसिड है और NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं बेसिक सॉल्ट। तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा, ये बेसिक सॉल्ट हो जाएगा और पीएच जो हो जाएगी इसकी मोर देन 7 हो जाएगी। पीएच कैसी हो जाएगी, मोर देन 7 हो जाएगी। अगला Na2CO3। ठीक है, इससे क्या पता चल रही है भाई, Na मतलब NaOH, क्या बेस तो हमारा NaOH है। अब CO3 हमारा कौन से एसिड में आ रहा है, H2CO3 में आ रहा है, H2CO3। तो भैया देखो H2CO3 एक वीक एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमारा सॉल्ट बेसिक हो जाएगा और पीएच ग्रेटर देन 7 हो जाएगी। अगला NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी सेम टू सेम कार्बोनिक एसिड और NaOH, तो मीन्स हमारा बेसिक सॉल्ट होगा और पीएच 7 से ज़्यादा हो जाएगी। तो क्लियर है आपको यहाँ तक। अगर इससे संबंधित कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो भाई जो हमारा कॉमन सॉल्ट है उससे संबंधित केमिकल्स के बारे में समझेंगे। इसका मतलब क्या है कि एक तो कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ना है और साथ में कॉमन सॉल्ट जो है वो रॉ मटेरियल होता है कुछ केमिकल्स के लिए, तो उन केमिकल्स के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो बात करें कॉमन सॉल्ट की, तो भाई कॉमन सॉल्ट होता क्या है कि जो हमारा NaCl है, सोडियम क्लोराइड, इसी को क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं। ये कैसे बना कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तब सोडियम क्लोराइड हमारा बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट आर फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो सॉल्ट है इसके जो भंडार हैं, डिपॉजिट हैं, वो संसार के बहुत सारे हिस्सों में पाए गए हैं। These large crystal are often brown। अब ये जो बड़े बड़े क्रिस्टल पाए जाते हैं ये ब्राउन कलर के भी होते हैं। किस वजह से ब्राउन होते हैं, इम्प्योरिटीज़ के कारण ये ब्राउन हो जाते हैं और हम इन्हें रॉक सॉल्ट के नाम से जानते हैं। देखो रॉक सॉल्ट पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, तो रॉक सॉल्ट के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। बीड्स ऑफ रॉक सॉल्ट, जो रॉक सॉल्ट के बेड्स हैं वर फॉर्म। भाई ये रॉक सॉल्ट बना कैसे, रॉक सॉल्ट के बेड बने व्हेन सी ऑफ बाइगोन एजेस ड्राई अप, मतलब कि बहुत समय पहले जो समुद्र थे वो समुद्र सूखे कुछ स्थानों पर, और वहाँ पर वो जो समुद्र में उपस्थित नमक था, सॉल्ट था, वो वहीं पर रह गया। ठीक है, तो उसी को हम आज के समय में क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट कहते हैं। कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड टू मेक, कॉमन सॉल्ट का हम प्रयोग करते हैं NaOH बनाने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इन्हें बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में।
NaOH। तो इसे कैसे बनाते हैं और इसके क्या क्या यूजेस हैं वो हमें सीखने हैं। तो देखिए ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है भाई, हमने क्या करा, नमक लिया, मतलब मान लो एक गिलास लिया और उसमें आप 1 चम्मच सॉल्ट डालो घुल जाएगा, एक और चम्मच डालो घुल जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो जो सॉल्ट है वो घुलना बंद हो जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब कि NaCl का एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा NaCl को हम नहीं घोल सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। When electricity is passed through brine solution, और जब हम इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, बिजली पास करते हैं, इट डिकम्पोज, ये सॉल्यूशन डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है और क्या बना लेता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। देखिए किस तरीके से कि 2NaCl एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड, भाई ये हमारा क्या हो गया, ब्राइन सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसमें से हम पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, अब क्या बनेगा देखो, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 गैस, क्लोरीन गैस निकलेगी और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। समझ गए? इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। अब इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, ये जो क्लोर वर्ड है ये आता है क्लोरीन के लिए, क्योंकि इसमें क्लोरीन का निर्माण होता है। एल्कली वर्ड आता है हमारा बेस के लिए, और बेस के तौर पे क्या बनता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा इसमें बनता है। अब देखिए दो चीज़ें, एक कैथोड और एक एनोड। तो कैथोड जो है उस पर क्या निकलेगा भाई, H से याद रखो, H, ठीक है, तो मीन्स हाइड्रोजन गैस रिलीज। तो कैथोड पे क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, एनोड पे क्या रिलीज होता है, क्लोरीन गैस रिलीज होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके पास बनता है, कैथोड के पास बनता है। कहाँ पे बनता है, कैथोड के पास, रिलीज्ड नियर कैथोड, तो कैथोड के पास निकलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यूजेस, इसके यूज समझते हैं। तो भाई हमने 3 चीज बनी, NaOH, Cl2 और H2। तो क्लोरीन गैस वाटर ट्रीटमेंट, पानी साफ करने में यूज होती है। पीवीसी क्या होता है भाई, हमने पीवीसी पाइप्स के बारे में सुना होगा। तो पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एक कंपाउंड है जिसे बनाने में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है और इससे यूज करके बनती है पाइप। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट मतलब बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए, किल करने के लिए यूज होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता है। पेस्टिसाइड कीटनाशक के तौर पे जो खेतों में दवाई छिड़कते हैं ताकि कीड़े मकोड़े मर जाएं, वो। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है इसका। हाइड्रोजन का प्रयोग हम ईंधन के तौर पे कर रहे हैं रॉकेट वगैरह के अंदर। मार्गरेन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर बनाने के लिए अमोनिया के तौर पर, ठीक है ना भाई, फर्टिलाइजर बनाने के लिए अमोनिया यूज होती है, अब अमोनिया बनाने में हाइड्रोजन यूज होती है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। डीग्रीसिंग मेटल का मतलब क्या है भाई, जैसे हमारे पे कोई मशीन वगैरह का कोई पार्ट है तो उस पर ग्रीस लगा होता है, बहुत चिकना होता है, उसे भैया हमें धोना है, उसे ग्रीस को हटाना है, तो भाई तुम पानी से धो दो, हटेगा नहीं, तो इसीलिए उस पर से ग्रीस हटाने में NaOH यूज होता है। सोप एंड डिटर्जेंट साबुन में और सर्फ में यूज होता है। पेपर मेकिंग में यूज होता है। आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में यूज होता है। अब बात करें ब्लीचिंग पाउडर की, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है। अब देखो कैसे बनता है, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ से जो क्लोरीन गैस निकल रही है, इस क्लोरीन गैस को ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ रिएक्ट करा दो। इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन, क्लोरीन का एक्शन किस पे कराते हैं, ड्राई स्लेक्ड लाइम पे हम करवा देते हैं और उसी से ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। अब देखिएगा जरा किस तरीके से ये हमारा होता है कि CaOH का होल ट्वाइस, इस पर क्लोरीन का रिएक्ट कराया तो CaOCl2 बनेगा और साथ में वाटर रिलीज हो जाता है। समझ गए? अब यूजेस की बात करें, इसके यूज क्या हैं। ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़ों के जो कारखाने होते हैं उनमें कॉटन को और लाइनिन को ब्लीच करने में इस्तेमाल होता है। लाइनिन क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सन की रस्सी तुमने कभी सुनी हो, तो उस सन या सनई नाम का एक पौधा है जिससे एक धागा प्राप्त होता है सन, ठीक है, उसे लाइनिन कहते हैं इंग्लिश में, तो उसे ब्लीच करने में।
वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प को ब्लीच करने में यूज होता है। लॉन्ड्री में जो धुए हुए कपड़े होते हैं उन्हें ब्लीच करने में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी को डिसइंफेक्ट करते हैं ताकि वो फ्री फॉर्म जर्म, उसमें जर्म नहीं रहे। इसके बाद बेकिंग सोडा NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है भाई, बेकिंग सोडा का यूज तो आपने अपने घरों में देखा होगा। बेकिंग सोडे को हम टेस्टी क्रिस्पी पकौड़े बनाने में या फास्टर कुकिंग, जल्दी से भोजन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब ये बनता कैसे है वो समझो कि जो सोडियम क्लोराइड है उस पर रिएक्ट कराया जाता है हमारा H2O CO2 और NH3 H2O CO2 प्लस NH3, इन सब की रिएक्शन के बाद बनता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक माइल्ड, एक हल्का सा नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। तो ये कैसा होता है? माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है। अब ये माइल्ड और नॉन कोरोसिव है, इसी वजह से हम इसको किस में यूज करते हैं? एसिडिटी में यूज करते हैं। यूज्ड इन एसिडिटी, किस में यूज करते हैं? एसिडिटी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम इसे हीट करेंगे तब क्या होता है? ऑन हीटिंग। याद रखिएगा, कई बार इससे भी प्रश्न आए हैं हीटिंग से संबंधित इसके। तो हम इसे हीट कर रहे हैं। हीट करने का मतलब सिंपली हमने 2NaHCO3 लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसे कर दिया जी हीट। तो इसे हीट करने पर क्या होता है कि हमारा ये टूटेगा और बनाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनाता है, प्लस साथ में H2O प्लस CO2 क्या हो जाती हैं? रिलीज हो जाती है। तो क्लियर है आपको यहाँ तक? अब हम बेकिंग सोडा के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेकिंग सोडा का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहला मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बेकिंग पाउडर बनाने में करा जाता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है? ये मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा और माइल्ड ईडेबल एसिड। देखिए क्या कह रहे हैं कि ये मिक्सचर है किस किस चीज का? बेकिंग सोडा का और एक हल्के से खाने योग्य एसिड का, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। तो क्वेश्चन आ जाता है बेकिंग पाउडर क्या चीज है? मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा और माइल्ड ईडेबल एसिड का। अब इसके बाद देखो, बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स विद वाटर। जब हम बेकिंग पाउडर को हीट करें और पानी में करते हैं मिक्स, तब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। तो देखिए बेकिंग पाउडर फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? NaHCO3 बेकिंग सोडा प्लस इसमें हमने एसिड मिला दिया। ये जो H पॉजिटिव आयन है ये कहाँ से आया है? ये हमारा आया है फ्रॉम एसिड, एसिड से आया है। और हम इसे क्या करते हैं? अब हम इसे करते हैं हीट। अब हम इसे गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या निकलता है? एक CO2 निकलेगा प्लस H2O और प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। एसिड का सोडियम सॉल्ट बनता है। अब देखिए ये जो CO2 निकल रहा है, ये CO2 क्या करेगा? ये जो ब्रेड होते हैं, ये जो केक होते हैं, उन्हें सॉफ्ट और स्पंजी बनाता है। ये CO2 क्या करता है? मेक बनाता है ब्रेड और केक, ब्रेड को या केक को सॉफ्ट एंड स्पंजी, सॉफ्ट और स्पंजी बनाता है। अगला पॉइंट, हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं किसमें? इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड। एंटा एसिड में इंग्रेडिएंट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि एंटा एसिड जब बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा को भी डाला जाता है। अब क्यों डालते हैं उसके बारे में समझते हैं। भाई बेकिंग सोडा कैसा है? बीइंग एल्केलाइन, बीइंग एल्केलाइन भाई ये होता है हमारा बेसिक नेचर का। एल्कलाइन का मतलब बेसिक नेचर का है। तो ये हमारे स्टमक के अंदर जो एक्सेस एसिड होता है उसे क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टमक,
हमारे स्टमक में जो एक्सेस एसिड है उसे न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें क्या रिलीफ प्रोवाइड करता है, हमें थोड़ी सी अच्छा महसूस होता है। समझिए, क्लियर है? तो ये एंटा एसिड में क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि अल्कलाइन नेचर का है, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है जो हमारे स्टमक में है। अगला यूज, इसका यूज करते हैं हम किसमें? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में इसका इस्तेमाल करा जाता है। क्लियर है यहां तक? वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, ये इसका क्या है? केमिकल फॉर्मूला है। अब वॉशिंग सोडा कैसा है? ये हमारा एक बेसिक सॉल्ट है, बेसिक नेचर का सॉल्ट होता है। बना कैसे भाई? कैसे बनता है वॉशिंग सोडा? इसके बारे में समझते हैं कि जब हम बेकिंग सोडा NaSCO3 को हीट करते हैं तो हीट करने पर बेकिंग सोडा डिकम्पोज हो जाता है और क्या बनाता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब देखिए, अब ये जो Na2CO3 बना, इसी का क्या करवा देते हैं? रिक्रिस्टलाइजेशन करवा देते, मतलब पानी में घोल के दोबारा से क्रिस्टल के रूप में इसे प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करवाने पे क्या मिलता है हमें? वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। मींस Na2CO3 प्लस 10H2O, तो ये क्या बनेगा? Na2CO3.10H2O। अभी 10H2O इससे जुड़ गया। अब ये जो एक्स्ट्रा 10H2O जुड़ा है इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसे क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब वाटर है, इसका मतलब क्या है? गीला होगा? नहीं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसे वेट नहीं करता है। इट डज नॉट वेट, ये गीला नहीं करता है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को गीला नहीं करता, याद रखिएगा। अब बात करते हैं यूजेस। अब हम इसका यूज कहां कहां करते हैं वो समझिएगा। तो भैया वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल ग्लास, पेपर और सोप इंडस्ट्री में करा जाता है। बोरेक्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है जो कि एक सोडियम कंपाउंड है। काफी बार ये वाली चीज पूछी गई है। ये क्लीनिंग एजेंट है, साफ सफाई में यूज होता है। और रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये वाला भी क्वेश्चन कई बार आया है कि परमानेंट हार्डनेस को मतलब कि रिमूव करने में किस सॉल्ट का इस्तेमाल होता है, तो याद रखेंगे वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। अगला टॉपिक, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? भाई जो हमारे पे सॉल्ट के क्रिस्टल हैं क्या वो वास्तव में सूखे हुए रहते हैं? क्या उनके अंदर बिल्कुल भी वाटर नहीं होता है? तो इसी को एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते हैं कि हमने एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट लिया और कॉपर सल्फेट कैसे कलर का था? ब्लू कलर का था। जब हम उसे हीट करते हैं तो हीट करने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ समय बाद वो जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था वो व्हाइट कलर के कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। और जो टेस्ट ट्यूब है उसकी दीवार पर हमें छोटी छोटी पानी की बूंदें देखने को मिली, वाटर ड्रॉपलेट। ओके, अब हमने क्या करा? अब दोबारा से इस व्हाइट कलर के कॉपर सल्फेट में हमने पानी ऐड कर दिया, वाटर ऐड करा, फिर से वो कैसा हो गया? ब्लू कलर का हमारा हो गया। ठीक है, वो फिर से ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब ऐसा कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि ये जो हमारा कॉपर सल्फेट है CuSO4, ये होता है 0.5H2O। ये कैसा है? ये जो CuSO4 0.5H2O है ये हमारा है ब्लू कलर का। कैसा है? ब्लू कलर का। और जब हम इसे हीट करते हैं तो ये हो जाता है CuSO4 प्लस 5H2O। अब ये व्हाइट कलर का रह गया, मतलब कि ये जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल थे ये हीट करने पर निकल गए और इसी वजह से वो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट किस में कन्वर्ट हो गया? व्हाइट कलर के कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट हैं टेस्ट ट्यूब पर, भाई यहाँ पे टेस्ट ट्यूब पे जो पानी की बूंदें आई वो पानी की बूंदें कहाँ से आई? वो यही वाटर की थी, इसी वाले वाटर की। इसे हम क्या कहेंगे कि कहाँ से आई? कम फ्रॉम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ गए?
तो ये पानी की बूंदें कहां से आई? ये पानी की बूंदें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से आई। और जब हमने ऐड कर दिया, जब हमने वाटर इसमें ऐड कर दिया तो क्या हुआ? ब्लू कलर दोबारा से वापस आ गया। ठीक है, तो वाटर ऐड करने पर ब्लू कलर ऑफ CuSO4 रीस्टोर, मतलब कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर दोबारा से वापस आ जाता है। क्लियर है यहां तक? ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक समझिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डिफाइन क्या है? तो सिंपल, इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल की एक फिक्स्ड संख्या होती है इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। मतलब कि कोई सॉल्ट है, उस सॉल्ट की एक फॉर्मूला यूनिट को आप एक मॉलिक्यूल मान लीजिए फिलहाल के लिए। तो सॉल्ट के एक मॉलिक्यूल में कितने वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, उसी को हम क्या कह रहे हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कह रहे हैं। ये क्या है? फिक्स्ड नंबर है वाटर मॉलिक्यूल का जो उपस्थित हैं एक फॉर्मूला यूनिट में सॉल्ट के, उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे CuSO4 0.5H2O, भाई कॉपर सल्फेट में 5 जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। इसी तरीके से CaSO4 0.2H2O, कैल्शियम सल्फेट में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 2 होते हैं। इसका नाम क्या है? जिप्सिम। ठीक है, अब Na2CO3 0.10H2O, इसमें 10 मॉलिक्यूल जुड़े हैं। इसका नाम क्या हमने अभी अभी पढ़ा? इसे हम क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा है। इसी तरीके से हमारा एक और होता है MgSO4 0.7H2O, ये मैग्नीशियम सल्फेट है, इसे हम एप्सम सॉल्ट कहते हैं, एप्सम सॉल्ट। ठीक है, MgSO4 0.7H2O, ये हमारा एप्सम सॉल्ट होता है। इसके बाद आते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या है वो समझते हैं कि जब हम जिप्सिम को, मतलब कि ये जिप्सिम को 373 केल्विन पर क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर देता है और क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है, और इसी को हम POP कहते हैं, जिसका इस्तेमाल घरों में करा जाता है। समझिए कैसे कि ऑन हीटिंग जिप्सिम, किसको हीट कर रहे हैं? जिप्सिम को। तो जिप्सिम का फॉर्मूला लिखा CaSO4 0.2H2O, जिप्सिम। इसे कितने पे हीट करा? 373 केल्विन, 373 केल्विन पर हम इसे हीट कर रहे हैं। तो हीट करने पर क्या होता है? ये वाटर के मॉलिक्यूल को लॉस कर देता है। ये क्या करेगा? वाटर के मॉलिक्यूल को लॉस कर देता है और बन जाता है इसमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में, और इसी को क्या कहते हैं? POP कहते हैं। तो समझ गए POP कैसे बनता है? कि जब हम जिप्सिम को 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो ये हमारा क्या करता है? वाटर के मॉलिक्यूल को लॉस कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को POP के नाम से जाना जाता है। यूजेस, भाई POP का यूज डॉक्टर करते हैं प्लास्टर के, भाई जैसे किसी की हड्डी टूट गई तो उसके हड्डी को सही पोजीशन पर रखे जोड़ने के लिए डॉक्टर क्या करता है? प्लास्टर चढ़ा देता है, तो प्लास्टर में POP का इस्तेमाल करा जाता है। मेकिंग टॉय, खिलौने बनाने में, डेकोरेशन करने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, छत वगैरह उस पर डेकोरेशन करनी है तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। अगला पॉइंट, ये क्वेश्चन के तौर पे आता है, इंपॉर्टेंट है। POP शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। POP को हम जब इकट्ठा करें, स्टोर करें, तो कहाँ पे करें? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में करना चाहिए। अब क्यों? क्योंकि देखो, ऑन मिक्सिंग विद वाटर, जैसे ही POP में पानी मिक्स होता है, इट चेंज टू जिप्सिम, ये जिप्सिम में बदल जाएगी और एक हार्ड सॉलिड मास देती है जो कि किसी काम का नहीं रहता है। समझिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे ही हमने CaSO4 0.5H2O, ये क्या है? POP, इसमें जैसे ही हमने वाटर ऐड करा, H2O ऐड करा, तो ये बन जाएगी CaSO4 0.2H2O, मतलब कि जिप्सिम में कन्वर्ट हो गई। क्लियर है? ये किस में कन्वर्ट हो गई? जिप्सिम में कन्वर्ट हो चुकी है। अब क्या होगा कि ये जो जिप्सिम है ये हमारे एक हार्ड सॉलिड मास के रूप में होता है जो किसी काम का नहीं होता है, जो कि हमारा बिल्कुल यूजलेस होता है। एक छोटा सा नोट है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे CaSO4 0.5H2O, इसका मतलब ये है क्या कि एक मॉलिक्यूल से आधा वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है कि H2O मॉलिक्यूल को हमने आधा काट दिया, 2 हिस्सों में कर दिया, ऐसा नहीं होता है।
होता क्या है कि 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4, भाई CaSO4 की 2 फॉर्मूला यूनिट क्या करती हैं, वो एक वाटर के मॉलिक्यूल को शेयर करती हैं। मींस देखो CaSO4 CaSO4, तो 2 CaSO4 एक वाटर के मॉलिक्यूल को शेयर कर रही हैं। इस तरीके से तो आधा हिस्सा इसके पास और आधा हिस्सा इसके पास हम कह देते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम H2O के मॉलिक्यूल को आधा आधा कर देते हैं। H2O का तो पूरा मॉलिक्यूल होगा, लेकिन उससे 2 CaSO4 जुड़े हुए होंगे। तो फॉर्मूला लिखते समय हम CaSO4.12H2O लिख देते हैं। अब तो बर्न पीओपी, इसके बारे में बात करते हैं। तो जब हम जिप्सम को 373 से ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो क्या होता है कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो पूरी तरीके से रिमूव हो गए, पूरी तरीके से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा उसे बर्न पीओपी कह देते हैं। व्हेन जिप्सम इज हीटेड अबव 373 केल्विन टेम्परेचर, 373 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर हीट करेंगे, देन कंप्लीट रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूरी तरीके से रिमूव हो जाता है और प्रोडक्ट बनता है बर्न पीओपी। देखिए ये क्या है, CaSO4.2H2O जिप्सम है, हीट करा 373 से ऊपर तो दोनों वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए, CaSO4 बचा। तो इसी को क्या कहते हैं, डेड बर्न प्लास्टर या बर्न पीओपी कह देते हैं। तो हमारा ये वीडियो लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।